Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो एज प्रॉमिस्ड कि भाई दिवाली के बाद जो है हम हमारा इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करेंगे, तो आज हम हमारा इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स मैंने देखी हैं, जो बच्चे मुझे बताते हैं पर्सनली, उन्हें जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं वो कहाँ होती हैं, राइटिंग सेक्शन में होती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भाई इससे अच्छा नहीं होगा स्टार्ट, है ना, ग्रामर का स्टार्ट करना है तो हम जो है राइटिंग सेक्शन से ही कर लेते हैं। तो और उसमें जो सबसे इजी होता है ना, जो मुझे तो भाई सबसे इजी लगता है, वो होता है तुम्हारा अनसीन कॉम्प्रीहेंशन, अनसीन पैसेजेस। क्यों? क्योंकि वो सारे सवालों के जवाब तुम्हारी आंखों के सामने होते हैं, बस तुम्हें थोड़ा सा पैसेज को अंडरस्टैंड करना होता है और बस आंसर्स तुम्हें मिल जाते हैं, है ना। तो लेकिन इसमें एक कैच है। कैच क्या है कि हम पूरा राइटिंग सेक्शन एक साथ नहीं करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि चलो यहाँ पे तो तुम्हें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं देखने, हाँ भाई यहाँ लिखा है वैसा का वैसा तुम्हें लिख देना है जवाब, है ना। यहाँ से तो हमें क्या करना होता है, बेसिकली सेंटेंस को उठा के हमारा आंसर पुट करना होता है बस। बट जब आप लेटर राइटिंग करते हो, रिपोर्ट राइटिंग करते हो, एनालिटिकल पैराग्राफ्स आ जाते हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नोटिस आ जाते हैं, इन्विटेशन होते हैं ना, इन्वाइट, और ये सारी चीज़ें होती हैं, तब आपको क्या करना पड़ता है, तब आपको मैटर अपना खुद बनाना पड़ता है। नो डाउट आपको पूरा फॉर्मेट, डेट का या जो भी पूरा फॉर्मेट है वो मैं आपको सबका बताऊंगी, बट मैटर जो है ऑब्वियसली आप हर चीज़ याद नहीं रख सकते, है ना। और दूसरी बात ये कि हम जो है इंग्लिश से इतना ज़्यादा अकस्टम नहीं है अभी, है ना, थोड़ा हमें लगता है कि हाँ कॉन्फिडेंस नहीं है इंग्लिश में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा जो है हमें टेंसेस और वर्ब्स की तरफ जाना पड़ेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर तुमने टेंसेस और वर्ब्स को अपनी मुट्ठी में कर लिया ना, तो पूरी इंग्लिश तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी, पूरी इंग्लिश तुम्हारी बुद्धि में आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आज हम अनसीन पैसेज करेंगे, ठीक है। अनसीन पैसेज क्यों? क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा ग्रामर वगैरह का नहीं लगाना पड़ता, हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता बेसिकली। बट इसके अलावा जो भी राइटिंग सेक्शन करेंगे तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट पहले टेंस और वर्ब्स तो समझने पड़ेंगे। अब टेंस और वर्ब्स समझना, देखो अब एग्जाम आने वाले हैं तुम्हारे, है ना, तो हम क्या करेंगे, जितना इजी, जितना शॉर्ट तरीके में हो सकेगा ना, टेंसेस और वर्ब्स करेंगे। और सबसे इजी तरीका किसी भी चीज़ को याद करने का होता है या तो कोई फ्लो चार्ट या टेबुलर फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे वर्ब्स और टेंसेस को क्या करेंगे, एक साथ एक ही लेक्चर में क्या कर देंगे, कंप्राइज कर देंगे, और फिर उसी में से सीखेंगे। और टेबुलर फॉर्म में होगा तो तुम्हें क्या रहेगा कि हाँ भाई चलो कल इंग्लिश का पेपर है, चलो जल्दी जल्दी टेबल्स देख लेते हैं, रिवीजन मार लेते हैं, सब हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम बिना मतलब ज़्यादा थियोरी में नहीं घुसेंगे, हम क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म्स में ईजीएस्ट वे में टेंसेज और वर्ब्स करेंगे, जिससे क्या होगा, आपको बाकी लैंग्वेज में दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी, आराम से। फिर उसके बाद जो हम बाकी का राइटिंग सेक्शन उठाएंगे उसमें बस हमें फिर फॉर्मेट का ध्यान रखना है, सिंपल एज इट इज़, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरे हमारे जो टॉपिक्स हैं छोटे मोटे, है ना, जो हम थोड़ा बेसिक से एडवांस कर लेंगे, जैसे कि हम डिटरमाइनर्स पढ़ लेंगे, मॉडल्स पढ़ लेंगे, है ना, फिर उसके बाद क्लॉजेस पढ़ लेंगे, है ना, ईडियम्स पढ़ लेंगे, ऐसे फिर हम सारी चीज़ें धीरे धीरे टॉपिक वाइज करते चले जाएंगे। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में बच्चों को दिक्कत होती है, हम सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी कर लेंगे। तो अब अपना टाइम कम वेस्ट करते हुए क्या करते हैं, हम जो आज पढ़ना है हमें उस पर फोकस करते हैं। तो आ जाओ अनसीन पैसेजेस स्टार्ट करते हैं। अब एक छोटा सा तुम्हें मैं इसका इंट्रो दे देती हूँ कि भाई बेसिकली अनसीन पैसेज होता क्या है। तो ये एक ऐसा टूल है जो क्या देखता है कि बच्चे कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटी कितनी है पैसेज को या जो भी लिखा हुआ है सामने उसको समझने की उनके अंदर क्षमता कितनी है ना। अनसीन पैसेजेस बेसिकली इसीलिए होते हैं कि भाई आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया, आप उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आंसर्स दे दिए जाते हैं, क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं कि भाई आप इस पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर करो, ठीक है। और इसमें जो है सबसे मजे की बात क्या होती है, आंसर खुद पूरे पैसेज के अंदर ही होता है, बस आपको वहां से निकाल के क्वेश्चन के बेसिस पे या अकॉर्डिंग उसको लिखना होता है, बस इतना ही है, बहुत ईजी होता है अनसीन पैसेज, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। आप देखो, मैं तुम्हें बार बार एक चीज़ बोलती हूँ, हर बार बोलती हूँ, आज भी बोल रही हूँ, देखो रीडिंग हैबिट बिठा लो अपनी, है ना। और ऐसा नहीं कि मैम अब तो एग्जाम टाइम आ रहा है आप कैसे बिठाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक हफ्ता देके देखो, एक हफ्ता रोज आधा घंटा,
है ना। आधा घंटा नहीं है, 20 मिनट दो, 25 मिनट दो, 25 मिनट नहीं है, 10 मिनट दो, बट रीडिंग करना शुरू करो। अरे 2 पेज की रीडिंग करना ही शुरू करोगे ना, तुम्हें खुद फ्लुएंसी दिखेगी, खुद तुम्हारी रीडिंग हैबिट बैठेगी। क्योंकि देखो क्या होता है यहाँ पे, क्या होगा अगर आप टाइम वेस्ट कर दोगे ना सिर्फ रीडिंग में, तो आपका बहुत ज़्यादा आगे टाइम वेस्ट हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको करनी है, लिखनी है ना। पेपर आपका काफ़ी अच्छा आता है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको अटेम्प्ट करनी होती है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि भाई बच्चों को ऐसी ट्रिक सिखाई जाए कि वो अपना कम से कम टाइम जो है यूज़ कर पाएँ और अच्छे से अच्छा लिख पाएँ। ठीक है, यही करना चाहता है हर एक टीचर अपने स्टूडेंट के लिए, और वही मैं तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ। तो तुम्हें कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी मैं, साथ में कुछ पॉइंट्स होंगे जो तुम्हें ध्यान रखने जब भी तुम अनसीन पैसेज वगैरह करोगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए जो मैं तुम्हें आज बता रही हूँ, जो मैं तुम्हें शुरू से बता रही हूँ बच्चों, आज से नहीं, मैं शुरू से बता रही हूँ तुम्हें कि रीडिंग हैबिट बिठा लो, अभी भी टाइम है इतना। एक तो ना पैनिक मत करा करो, तुम पैनिक बहुत करते हो बच्चों, कुछ नहीं होगा पैनिक से, टेंशन से कुछ नहीं होता, कभी भी कुछ नहीं होता। जितना अपना माइंड काम रखोगे ना, उतना ज़्यादा ही फोकस कर पाओगे तुम, है ना। ये तो पता है हमें सबको, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को। तो पैनिक मत किया करो, तुम्हारा सिलेबस भी आराम से हो जाएगा कंप्लीट, तुम्हें एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो भी हो जाएंगी तुम्हारी। ठीक है, और तुम्हें ईजी वे में, शॉर्ट वे में चीज़ें दी जाएंगी जो तुम्हारे बस एग्जाम से तुम्हें एक दिन पहले रिवाइज करनी है, और तुम जो है बिल्कुल मतलब सॉर्टेड होगे एग्जाम वाले दिन। उसके लिए रीडिंग हैबिट बिठाओ। ठीक है, रीडिंग हैबिट नहीं बिठाओगे तो पैसेज पढ़ने में टाइम बहुत वेस्ट करोगे, क्योंकि अनसीन पैसेज का सबसे बड़ा ट्रिक, सबसे बड़ा हैक यही है कि एटलीस्ट तुम्हारा जो पैसेज है उसको 2 बार पढ़ो। 2 बार पढ़ोगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा, अच्छा हाँ भाई यहाँ पे जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना, 2 बार तो तुमने पैसेज पढ़ लिया, जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो तुम्हें तुम्हारे माइंड में यूँ क्लिक होगा, अरे इसका तो यहाँ पे है, इससे रिलेटेड तो मैंने इस लाइन में पढ़ा था। बस इतना ही टाइम तुम्हें लगाना है, इतना ही क्विक तुम्हें होना है। तो उसलिए क्या करो, अभी टाइम है, काफ़ी टाइम है एग्जाम में, तो इंग्लिश की जो है थोड़ी बहुत रीडिंग हैबिट बिठाओ। ठीक है, अगर तुम्हें प्रो की तरह काम करना है ना, तो तुम्हें प्रो रीडर तो बनना ही पड़ेगा। क्लियर। चलो अब देखो, इसमें ना क्या होते हैं कि भाई अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, उस पर आपका अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स मांगा जाता है, जवाब मांगा जाता है। अब इसमें क्या होता है, एमसीक्यूज आ जाते हैं, आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई ये वाला जो वर्ड है ये इसमें से किसका एनोनिम है, किसका सिनोनिम है ना, विपरीतार्थक है कि समानार्थी है या सिमिलर मीनिंग है, इस तरीके से आ जाता है। और या तो फिर पूरा क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसमें आपको पूरा सेंटेंस में आंसर लिखना होता है ना, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस होते हैं आपके। वर्ड मीनिंग क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि भाई ये तुम्हें एक फलाना वर्ड दे दिया, अब इस सेम मीनिंग का वर्ड तुमने पैसेज में क्या देखा, तुम्हें वहां से वो छाट के लिखना पड़ता है। मैच द वर्ड्स आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग आ जाते हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं। तुम्हें सेंटेंस दे दिया जाएगा, बीच में गैप दे दिया जाएगा, आप फिल करो, है ना। वो हो सकता है कि पूरा का पूरा सेंटेंस ऊपर लिखा हो, बस तुम्हें वहाँ से पढ़ के वहाँ जो वर्ड गायब है वहाँ से यहाँ निकाल के लगा देना है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली 1 मार्क ईच होते हैं ये, या फिर 2 मार्क्स के भी हो जाते हैं। जो ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस होते हैं ये 2 मार्क के भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने जो है कुछ मैं ट्रिक्स बताने जा रही हूँ आपको, जो आपको फॉलो करनी है, फॉलो करोगे बहुत अच्छे से अनसीन पैसेजेस हो जाएंगे, तुम सॉर्टेड रहोगे। ठीक है, अब देखो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले एक बार पैसेज रीड करो ना। यहाँ पे सपोज करो पैसेज लिखा हुआ है तुम्हारा, ठीक है, यहाँ तुम्हारा जो है पैसेज लिखा है, एक बार रीड कर लिया। ठीक है, एक बार रीड करने से क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होगा एक बार रीड करने से। ठीक है, बट बस क्या होगा कि आप थोड़ा आपको वर्ड्स मिलते जाएंगे ना, आपको थोड़ा दिखता जाएगा कि हाँ भाई क्या लिखा है। दूसरी बार फिर रीड करो, जब आप दूसरी बार रीड करोगे ना, तब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो मैंने पहले देखा है। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, देखो आप क्या करते हो, एक बार पढ़ाई करते हो फिर उसका रिवीजन करते हो, तो उसमें क्या होता है, आपको इतना डीप नहीं घुसना पड़ता है ना रिवाइज करने के टाइम। आपको सब कुछ, अरे हाँ ये तो मैंने पढ़ा है, अरे हाँ ये तो मुझे आता है। इस तरीके से क्या होता है कि एटलीस्ट 2 बार अपना पैसेज जो है रीड करो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाएंगी। जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे मैंने ये कुछ ऐसा मिलता जुलता पढ़ा था, तो आप वहीं से ढूंढना शुरू करोगे। तीसरी बार क्या करना है, क्वेश्चंस पढ़ो। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद जो है वापस उसके आंसर, जैसे क्या होता है, देखो बेसिकली मैं तो क्या करती थी, मेरा जो पेपर होता था ना, जो क्वेश्चन पेपर आता था, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, कुछ नहीं करती थी, एक पेंसिल और इरेजर रखती थी अपने पास। ठीक है, क्या करती थी, पैसेज पढ़ लिया, एक और बार पढ़ लिया, क्वेश्चन देखती जाती थी, जहाँ जहाँ मुझे क्लिक होता जाता था वहाँ मैं मार्क करती जाती थी। अच्छा 1, यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है ना। तो ये ट्रिक काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि आपको इससे क्या होता है, ढूंढने नहीं पड़ते, उस वक्त आप आराम से मार्क कर दो अपने आंसर्स पहले, फिर लिख दो। ठीक है, उसके बाद उसको मिटा दो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है।
अब देखो कभी कभी क्या होता है, ये तो चलो भाई सेंटेंस जो मैंने बताया तुम्हें, इन्फॉर्मेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको सेंटेंस लिखना पड़ता है। कुछ कुछ आपके वन मीनिंग भी होते हैं, वन वर्ड आंसर्स होते हैं। उसमें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि जिस टेंस में, जिस पार्ट ऑफ स्पीच में बात हुई है, उसी पार्ट ऑफ स्पीच में आप क्या करोगे, उसका आंसर देखो। जैसे कि भाई देखो यहाँ पे लिखा है ही लेफ्ट अनहैप्पीली। अनहैप्पीली क्या है, हमारा एक एडवर्ब है। तो अगर अनहैप्पीली लिखा है ना, तो आप उसका सैड नहीं लिखोगे, उसको आप सैडली ही लिखोगे। अगर एलवाई लिखा है तो आप जब उसका कुछ भी पूछा जाएगा आपसे, तो आप उसको उसी पार्ट ऑफ स्पीच, उसी एडवर्ब वाली फॉर्म में लिखोगे, उसको चेंज नहीं करोगे, वरना आपके मार्क्स क्या होते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 5th पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान रखना कि अगर आपसे अनहैप्पीली का पूछा गया कि भाई अनहैप्पीली की जगह आप क्या लिख सकते हो, तो आप सैड नहीं लिखोगे, आप लिखोगे सैडली। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, गिव योर आंसर इन दी सेम टेंस। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर सेम पार्ट ऑफ स्पीच है तो सेम पार्ट ऑफ स्पीच में आंसर देना है। सेम टेंस है, अगर फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस में आंसर दोगे, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में दोगे, और पास्ट है तो पास्ट में दोगे, चेंज नहीं करना। आंसर शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। आंसर जो है कोई फालतू की यहाँ पे राम कथा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो पूछा गया है उतना आंसर दो, क्योंकि 1 मार्क का होता है, 2 मार्क का होता है, तो आपके मार्क्स नहीं कटते। देखो सीधी सी एक ट्रिक है, मैंने कभी भी इस चीज़ पर फोकस नहीं किया अपनी पूरी लाइफ में। मैंने BSc कर ली, MSc कर ली मैंने, लेकिन मैंने कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कॉपियाँ भरना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप टू द पॉइंट आंसर लिख रहे हो ना, तो सामने वाला आपका मार्क कभी डिडक्ट नहीं कर सकता। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आप सही लिख रहे हो तो वो कैसे आपके मार्क्स काटेगा, है ना। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा मतलब पेज भरने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा लिखते जाते हैं ना, तो जो सामने चेक कर रहा होता है ना पेपर, वो क्या होता है, इरिटेट हो जाता है, और फिर आपके मार्क्स वैसे ही कट जाते हैं, आप वैसे ही जो है अपना इंप्रेशन ख़राब कर देते हो। तो कोशिश ये करो कि टू द पॉइंट आंसर लिखो। मैं ये भी नहीं कह रही कि बिल्कुल छोटा सा लिख के ख़त्म कर दो, नहीं, बट पूरी कोई आपको कहानी सुनाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो टू द पॉइंट चीज़ें हैं, वो लिखो, कहानी ख़त्म करो। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आपकी एनर्जी भी बचेगी, है ना। क्योंकि बहुत देखा है हमने, होता है सबके साथ कि स्टार्टिंग के पेजेस तो हमारे काफ़ी अच्छे चल रहे होते हैं, अच्छी राइटिंग में, एंड में हम जब देखते हैं कि भाई टाइम ही नहीं बचा, और फिर जो लिखना शुरू करते हैं ना, हम ही समझ लें बहुत बड़ी बात है। तो ऑब्वियसली क्या होता है, इससे आपके मार्क्स कट होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट बहुत काम की चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, रिवाइज योर आंसर्स एंड चेक फॉर मिस्टेक्स इन ग्रामर एंड स्पेलिंग। जब आपने पूरा लिख लिया तो एक बार फिर से रीचेक कर लो। रीचेक करने में क्या बुराई है ना। होता है कई बार कि हम मिस्टेक्स कर देते हैं, या कोई ग्रामेटिकल एरर हो जाता है, या स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, एक बार उसको चेक कर लो। ठीक है, ये काम आप एंड में भी कर सकते हो, बट हम क्या होता है मोस्टली पेन यूज़ करते हैं ना, तो पेन यूज़ करते हैं तो फिर आपको हो सकता है स्पेस ना मिले, अगर आपने कुछ गलत किया आपको कट करके दोबारा लिखना पड़े, तो उसी वक्त कर लो, जल्दी से कर लो, ऐसे सर करके, इतना टाइम नहीं लगता। इस तरीके से क्या होगा, आपका वर्क भी नीट एंड क्लीन लगेगा, आपका आंसर भी नीट एंड क्लीन रहेगा, और आपका टाइम भी बचता है। ठीक है, कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, ये चीज़ों का ध्यान रखना। चलो अब क्या करना है भाई, अब हम जो है ट्राई करते हैं सॉल्व करने की, है ना। जो क्वेश्चंस दिए वो ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। तो पहला मैंने बताया आपको क्या करना है, एक बार पैसेज पढ़ लो। ठीक है, पेनिसिलिन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग्स इन्वेंटेड बाय मैन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो किस बारे में है, पेनिसिलिन के बारे में है। और पेनिसिलिन क्या है, एक बहुत ज़्यादा यूजफुल दवाई है इंसान के लिए। विद इट्स हेल्प वी कैन हील वुंड्स कॉज्ड बाय बैक्टीरिया विच कैन नॉट बी अदरवाइज हील्ड। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस बता दी। पेनिसिलिन की इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई इसके मदद के बिना क्या होता है, हमारे जो वुंड्स हैं, जो घाव होते हैं, वो हम हील नहीं कर पाते हैं। In the beginning, very few people knew of this wonderful discovery or its uses. अब यहाँ थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री दे दी कि भाई स्टार्टिंग में जो है लोगों को इसके बारे में ना तो इतना पता था, ना इसको यूज़ करना आता था। First the scientists and then the minister of government were interested in it. ठीक है, अब यहाँ बता दिया कि पहले जो है साइंटिस्ट को थोड़ी इसको लेके क्यूरियोसिटी हुई, फिर जो गवर्नमेंट थी उसको थोड़ा सा कि भाई हाँ इसको यूज़ करना चाहिए, काफ़ी अच्छी बेनिफिशियल मेडिसिन है। सिंस पेनिसिलिन कुड सेव द वुंडेड सोल्जर्स इट वाज हेल्पफुल इन वॉर। ठीक
ठीक है। आप एक और इम्पॉर्टेंस यहाँ पे आपको दे दी कि भाई पेनिसिलिन जो है वो घाव काफ़ी हद तक हील कर सकती है। तो ये काफ़ी कहाँ काम आती थी, वॉर्स वगैरह जब होती थी, लड़ाई वगैरह होती थी, उसमें काम आती थी। सो दे डिसाइडेड टू इनकरेज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था उसको बढ़ा दिया कि हाँ भाई ये तो बननी ही चाहिए दवाई। Vast factories were set up for preparing it. Lives of hundreds and thousands of soldiers were saved with its help. तो अब काफ़ी सारी फैक्ट्रीज ने इसको बनाना शुरू करा और इससे क्या हुआ, काफ़ी सारे जो हमारे सोल्जर्स थे, फौजी थे, उनकी जान बचना शुरू हो गई। Penicillin, when introduced into the streams of the human blood, act as an aid to those parts which are always fighting the deadly germs. अब यहाँ पे तुम्हें पेनिसिलिन का वर्किंग बता दिया कि भाई पेनिसिलिन जो है जब वो बॉडी में जाती है, ब्लड के साथ मिक्स होती है, तो वो कहाँ जाके अफेक्ट करती है, कहाँ जाके जो है काम करती है, वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजरस और डेडली जर्म्स होते हैं। इट डज नॉट हैव पावर ओवर एवरी काइंड ऑफ बैक्टीरिया बट सर्टेन काइंड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय पेनिसिलिन इन द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ केसेस। अब ऐसा भी नहीं है कि हर बैक्टीरिया के लिए पेनिसिलिन काम करती है, यहाँ पे उसका एक ड्रॉबैक भी दे दिया कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हर बैक्टीरिया के लिए पेनिसिलिन काम करे, बट वास्ट वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया पे ये काम कर जाती है और इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है आपके घाव को भरने में। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा। अब आपने यहाँ ध्यान दे लिया। अब आप एक और बार जब पढ़ोगे ना, तब आपको क्या पता रहेगा कि भाई मैं नहीं पढ़ रही एक और बार, ठीक है, ताकि हम जल्दी से करें यहाँ पे इसको सॉल्व, बट आपको दोबारा पढ़ना है। ठीक है, आपको दोबारा पढ़ना है तो आपको ये ध्यान रहेगा, अच्छा भाई पहले बता दिया पेनिसिलिन क्या है, उसके बाद हमने सेकंड लाइन में देखा कि ये क्या कर सकती है, इसका पर्पस क्या है पेनिसिलिन का। फिर हमने इसकी हिस्ट्री देखी कि भाई इसकी हिस्ट्री क्या है, किसको पहले पता चला, किसको क्या पता चला। फिर हमने देखा कि भाई कौन इसमें इंटरेस्ट लेने लगा, पहले साइंटिस्ट लेने लगे, फिर गवर्नमेंट लेने लगी। फिर हमने देखा कि भाई पेनिसिलिन क्योंकि घाव हील कर सकती है तो ये वॉर में काम आने लगी। वॉर में काम आने लगी तो उससे क्या हुआ, सोल्जर्स की लाइफ बचने लगी। काफ़ी सारे हज़ारों तादाद में जो सोल्जर्स मर जाते थे पहले, अब उन्हें बचाया जा सकता था। ठीक है, उसके बाद इसकी वर्किंग बता दी कि भाई पेनिसिलिन जो है किस तरीके से काम करती है आपकी बॉडी में ब्लड के साथ मिलके। फिर यहाँ पे ये बता दिया कि भाई हर बैक्टीरिया पे काम नहीं करती, बट काफ़ी अच्छे, मतलब काफ़ी सारे कहते हैं ना बैक्टीरिया में ये काम कर जाती है, बैक्टीरिया को मार देती है। तो इस तरीके से अब आपको क्या होगा, सेकंड बार जब आप पढ़ोगे तो ध्यान हो जाएगा, अच्छा हाँ भाई यहाँ पे पेनिसिलिन के बारे में ये लिखा था, इसका वर्किंग पर्पस यहाँ है, ये किस तरीके से काम करती है यहाँ है, इस पर इंटरेस्ट किसको था यहाँ पर है, और इसको कहाँ सोल्जर्स के लिए यूज़ किया जाता था वो चीज़ इस लाइन में है। ये सब आपको क्या होगा, अब ध्यान आ जाएगा। ठीक है, अब आपने ध्यान में रख लिया। अब क्या करना है, सीधे आ जाओ सवालों पर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है उस पर टिक लगाना है, मतलब उसको लिखना है। तो ए बोला गया आपको पेनिसिलिन कुड सेव द वुंडेड सोल्जर्स। ठीक है, पेनिसिलिन जो है वो जख्मी सोल्जर्स को, फौजियों को बचा सकती है। हाँ भाई ये तो ठीक है। ठीक है भाई, आगे और पढ़ लेते हैं पहले, क्या पता और इससे ज़्यादा करेक्ट स्टेटमेंट हो। पेनिसिलिन कुड नॉट सेव दी सोल्जर्स, तो भाई ऐसा तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा कि सोल्जर्स को नहीं बचा सकती, तो ये तो है ही नहीं। पेनिसिलिन वाज हार्मफुल टू द सोल्जर्स, ऐसा भी कहीं नहीं पढ़ा कि पेनिसिलिन जो है वो खतरे की चीज़ थी। पेनिसिलिन वाज डिस्कार्डेड बाय द साइंटिस्ट, ऐसा भी कहीं नहीं पढ़ा, बल्कि यहाँ तो ये लिखा हुआ था कि भाई साइंटिस्ट वगैरह ने जो है, गवर्नमेंट वगैरह ने क्या किया, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इंक्रीज कर दिया। तो भाई इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट तो फर्स्ट वाला ही है जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से। तो इस तरीके से आपने टिक लगा देना है या आपने ए करके लिख देना है, जो आपको सही लगे आप कर सकते हो। Who were interested in discovery of penicillin in the beginning? शुरुआत में, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना है ना, पहले पढ़ना। शुरुआत में कौन इंटरेस्टेड था, तो हमने यहाँ वाली लाइन में पढ़ा, जल्दी से यहाँ देख लो। हाँ भाई मुझे ध्यान आ गया, इस लाइन में मैंने पढ़ा था, तो यहाँ आ जाओ। फर्स्ट द साइंटिस्ट एंड द मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट वर इंटरेस्टेड इन, कहाँ लिखा है देखो, सिर्फ गवर्नमेंट लिखा है, नहीं, पहले तो साइंटिस्ट थे। तो साइंटिस्ट एंड मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट्स, टीचर्स नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे, तो कौन सा करेक्ट हो गया हमारा, बी करेक्ट हो गया। इस तरीके से आपके अनसीन पैसेजेस काम करते हैं। ठीक है, ये तो चलो मल्टीपल चॉइस वाले हो गए। अब आपके जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं इंफॉर्मेशन बेस्ड। हाउ वाज पेनिसिलिन यूजफुल इन वॉर्स? ठीक है, पेनिसिलिन जो है वो वॉर्स में किस तरीके से काम आ सकती थी। तो देखो तुमने कहाँ पढ़ा, वॉर वाला पूरा देखो कहाँ से पढ़ा था हमने। यहाँ देखो, फर्स्ट द साइंटिस्ट एंड देन द मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट वर इंटरेस्टेड इन इट सिंस पेनिसिलिन कुड सेव द वुंडेड सोल्जर्स इट वाज हेल्पफुल। हाँ भाई सोल्जर्स की बात आ गई, चलो मैं अभी पेंसिल से यहाँ मार्क कर देती हूँ, अभी मैंने लिखा नहीं है, सिर्फ पेंसिल से मार्क किया। हाँ भाई यहाँ से थर्ड का आंसर होता है। चलो आगे पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ भाई पेनिसिलिन जो है वो वुंडेड सोल्जर्स को बचा सकती थी, बट तुमसे पूछा गया है कि यूजफुल कैसे थी।
है ना, यूजफुल कैसे थी, आगे बढ़ना शुरू करो. सो दे डिसाइड टू इनकरेज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वास्ट फैक्ट्रीज वर सेट अप फॉर प्रिपेयरिंग इट, लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स वर सेव्ड. अब देखो मेन कहाँ से शुरू हुआ, पेनिसिलिन का यूज यहाँ से. तो भाई हमारा आंसर यहाँ से आएगा, यहाँ से नहीं आएगा. तो यहाँ से तुमने मिटा देना है पेंसिल से, इरेजर से. अब यहाँ से लगाना शुरू करो. अब यहाँ से पढ़ो, ठीक है, अब यहाँ से पढ़ो. Lives of hundreds and thousands of soldiers were saved with its help, है ना. Most people benefited from it. Penicillin was introduced into the streams of the human blood, act as an aid to those parts which are always fighting the deadly germs. It does not have. अब देखो कहाँ पे आया आंसर, ठीक है. पेनिसिलिन जो है वो किस तरीके से यूजफुल थी वो देखो. अब तुम्हें क्या लगता है कहाँ पे आना चाहिए था आंसर? देखो अब दोबारा से अपना आंसर चेक करने के लिए तुम क्या करोगे, यूजफुल, क्या यहाँ पे कहीं यूजफुल है, नहीं. तो तुम्हारा आंसर देखो किस तरीके से आएगा जब आप लिखना शुरू करोगे. ठीक है, तुम्हारा आंसर देखो तुम लिखना शुरू करोगे तो कैसे करोगे. हाँ भाई, एक तो हमारा यहाँ से लिखना है हमें पहले. सिंस पेनिसिलिन कुड सेव द वुंडेड सोल्जर्स इट वाज हेल्पफुल इन वॉर. पहले हमने ये लिख दिया, ठीक है. ये लाइन लिखने के बाद लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स वर सेव्ड विद इट्स हेल्प. ये तुम्हारा पूरा आंसर इस तरीके से आएगा. हाउ वाज पेनिसिलिन यूजफुल इन वॉर्स. तो पहले पेनिसिलिन जो है वो वुंडेड सोल्जर्स को हेल्प कर सकती थी, तो इसलिए वो हेल्पफुल थी वॉर में. अब हेल्पफुल थी तो उसने क्या किया, लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स वर सेव्ड विद इट्स हेल्प, और इससे हज़ारों की तादाद में सोल्जर्स की जान बच रही थी. ठीक है, तो इस तरीके से पहले ये लाइन और फिर ये लाइन लिख के आप अपना आंसर कंप्लीट करोगे क्वेश्चन नंबर 3 का. क्लियर हो गया. तो इस तरीके से पेंसिल जो होती है ना वो आपकी यहाँ हेल्प करती है, पेंसिल और इरेजर, आपको मार्क करने में और अपना आंसर बनाने में. ठीक है, समझ आ गया किस तरीके से हमने लिखा और किस तरीके से मार्क किया. ठीक है, पहले हम ये वाली लाइन लिखेंगे फिर ये वाली लाइन लिखेंगे, तो हमारा आंसर नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा. हाउ डज पेनिसिलिन एक्ट ऑन ह्यूमन ब्लड. अभी हमने पढ़ा पेनिसिलिन कैसे काम करती है. भाई सीधा सीधा यहाँ पे था आंसर, ये मैंने वापस पेंसिल से मार्क किया. भाई चौथे का आंसर यहाँ से हो सकता है. पेनिसिलिन वुड इंट्रोड्यूस इनटू द स्ट्रीम ऑफ द ह्यूमन ब्लड, एक्ट एज एन एड टू दोज पार्ट्स व्हिच आर ऑलवेज फाइटिंग द डेडली जर्म्स. सिंपल, यहाँ तक तुम्हारा आंसर था और यहाँ तुमने लिख दिया इस आंसर को एज इट इज, कॉपी कर दिया. ये तुम्हारे अनसीन पैसेजेस के आंसर हो गए यहाँ पर सारे कंप्लीट. ठीक है, इसलिए हमेशा जब भी अनसीन पैसेजेस होते हैं पेंसिल और इरेजर अपने हाथ में रखो, जो तुम्हें लग रहा है यूजफुल है उसको मार्क करो और फिर अपना आंसर बनाओ वहाँ से. ठीक है, समझ आ गया. अभी जब मार्क करते हो तब लिखना नहीं है, इतना भी ध्यान रखना. जब मार्क कर लिया, कंफर्म हो गए हाँ भाई यही है, तब लिखोगे, फिर नेक्स्ट वाला लिखोगे. समझ आ गया. इस तरीके से आपका अनसीन पैसेजेस के आप आंसर्स निकालते हो पैसेज में से. क्लियर. चलें आगे नेक्स्ट पैसेज देखें. अच्छा चलो इसके फिल इन द ब्लैंक्स भी है. वेट अ सेकेंड. अच्छा पहले ये रहा. ठीक है, ये आगे पीछे हो गया, इसको देख लेना एक बार. देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. वापस से पैसेज पढ़ना है, फिर उसके जो आंसर्स हैं वो करने हैं. ठीक है, अब देखो पैसेज क्या है. One night a man came to our house and told me there's a family with 8 children. एक रात की बात है, एक आदमी मेरे घर आया और उसने मुझे क्या बताया कि भाई यहाँ पे जो है एक परिवार है जिसमें 8 क्या हैं, बच्चे हैं. They have not eaten for days. उन्होंने काफ़ी दिनों से कुछ भी नहीं खाया है. I took some food and went out. तो मैंने क्या किया, कुछ अपना जो भी खाना था वो लेकर मैं बाहर गया. When I finally came to the family, I saw the faces of those little children disfigured by hunger. अब जब मैं उस फैमिली के पास पहुंची तो मैंने वहाँ पे क्या देखा कि वो जो बच्चे थे बेचारे भूख के मारे उनका पूरा फेस ही डिसफिगर हो गया था. There was no sorrow or sadness in their faces, just the deep pain of hunger. ना तो उनके फेस पे कोई दुख था, कुछ नहीं था, बस हंगर की वजह से जो वो परेशान हो रहे थे, भूख की वजह से वो जो परेशान थे, वो चीज़ उनके चेहरे पर नजर आ रही थी. I gave the rice to the mother. और मैं जो चावल लाई थी वो मैंने उनकी मदर को दिए. She divided it in 2 and went out carrying half the rice with her. अब उन्होंने क्या किया, जितने भी चावल मैंने उन्हें दिए उन्होंने क्या किया, उसको 2 हिस्सों में बांटा, एक हिस्सा घर में रखा, एक वो बाहर लेकर चले गई.
When she came back, I asked her, where did you go? अब जब वो वापस घर आई तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ गई थी. She gave me this simple answer. उन्होंने मुझे एक बहुत सरल सा जवाब दिया. To my neighbor, they are also hungry. अपने पड़ोस में गई थी, वो बेचारे भी काफ़ी दिन से भूखे हैं. I was not surprised because poor people are generous, but I was surprised that she knew they were hungry. ठीक है, मुझे इस बात पे कोई भी मतलब ऐसे सरप्राइज नहीं हुई, कोई शौक नहीं लगा, क्योंकि मुझे ये बात अच्छे से पता है कि जो गरीब होते हैं वो काफ़ी बड़े दिल के होते हैं. और लेकिन मुझे सरप्राइज किस बात पे हुआ कि भाई सरप्राइज किस बात पे हुआ कि उन्हें इस चीज़ की नॉलेज है कि उनके अलावा भी उनके जो पड़ोसी हैं वो भूखे हैं. As a rule, when we are suffering, we are so focused on ourselves, we have no time for others. ठीक है भाई, एक मतलब सिंपल सा मतलब ऐसा लगता है हमें कि भाई जब हम परेशान है ना तो हम दूसरों की परेशानियां क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं. We become selfish and self-centered. उस वक्त हम क्या होते हैं, बहुत मतलबी बन जाते हैं. Having experienced the pangs of sufferings, we should rather extend our helping hand to the poor and the needy. ठीक है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, भले से हम सफ़र करें लेकिन हमें दूसरों का भी सोचना चाहिए और जो बेचारे गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए. ठीक है, हमने पैराग्राफ पढ़ लिया, एक बार दोबारा से रीड करना है तुम्हें. ठीक है, तुम करोगे, मैंने तो ये लिखा है तो मुझे तो ये पता है. ठीक है, रीड करोगे पैसेज. अब तुमने इस पैसेज में क्या क्या देखा, एक रात को एक आदमी आया, उसने क्या बोला कि भाई एक फैमिली है 8 बच्चों की, है ना, जो काफ़ी दिन से भूखे हैं, तो मैं उनके घर गई खाना लेके. अब जब मैं खाना लेके गई तो मैंने देखा बेचारे बच्चों के मुंह जो है भूख से बिल्कुल उतरे हुए हैं. ठीक है, और क्या हुआ कि बट उनको जो है कोई दुख नहीं था उनके चेहरे पे, सिर्फ भूख की वजह से उनके चेहरे ऐसे थे. अब जब मैंने उनकी मदर को खाना दिया, उन्होंने जितना भी खाना था उसको 2 हिस्सों में बांटा और वो बाहर चले गई. जब वो बाहर से वापस आई तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कहाँ गई थी, तो उन्होंने बोला मैं अपने पड़ोस में गई थी, वो बेचारे भी काफ़ी दिन से भूखे हैं. ठीक है, इस बात पे मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं हुई, मैं कोई शौक नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो बेचारे ये लोग होते हैं बहुत बड़े दिल के होते हैं. लेकिन मैं इस बात पे सरप्राइज़ होकर रह गई कि इनको नॉलेज है इस बात की कि हाँ वो लोग भी भूखे हैं और उन्होंने अपना आधा खाना, जबकि वो खुद भी सफ़र कर रहे हैं, उनको दिया जाके. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको पॉइंट्स पता चल जाते हैं सारे आगे कि भाई क्या बात हुई. हम जो है सेल्फिश हो जाते हैं जब हम सोचते नहीं भाई हमें ही सारा दुख है, हमारा ही दर्द बड़ा है, हम दूसरों का नहीं सोचते. तो हमें जो है सेल्फिश ना होने की बजाय दूसरों की, ज़रूरतमंदों की हेल्प करनी चाहिए. इस तरीके से था. ठीक है, 2 बार रीड कर लिया. आप क्या करना है, तीसरी बार वापस आ जाओ सवालों पे. मल्टीपल चॉइस है पहले. द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन रिफ्लेक्टेड, उन बच्चों के चेहरों पर क्या झलक रहा था, जैसा कि हमने पढ़ा. देखो कहाँ पढ़ा हमने, कहाँ पढ़ा था हमने, यहाँ पढ़ा था. व्हेन आई फाइनली केम टू फैमिली आई सॉ द फेसेस ऑफ दोज चिल्ड्रन डिस्फिगर्ड बाय हंगर. देयर वॉज नो सॉरो और सैडनेस. ठीक है, तो सॉरो और सैडनेस, जॉय कुछ नहीं आने वाला है. कोई बेचारे जो हैं वो ग्रीडी नहीं थे, लालची नहीं थे. तो क्या चीज़ सही होगी, क्या दिख रही थी उनके फेस पे, भूख, हंगर दिख रही थी. तो तुमने क्या करना है, हंगर पे टिक कर देना है. नेक्स्ट देखो, द एक्शन ऑफ द मदर शो. अब जो उनकी मदर थी उन 8 बच्चों की, उन्होंने जो किया, जो आधा फूड वो नेबर को देकर आई, उससे उन्होंने क्या चीज़ शो की. क्या वो सेल्फिशनेस शो कर रही थी, क्या वो मतलबी थी, नहीं थी. हेट्रेड शो कर रही थी, क्या वो घृणा दिखा रही थी, अगर वो घृणा दिखाती तो वो खाना क्यों बांटती अपना दूसरों से. क्या उन्होंने ग्रैटिट्यूड शो किया या उन्होंने लव शो किया. ठीक है, अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि भाई ग्रैटिट्यूड और लव में, यहाँ हमने अभी क्या पढ़ा, जेनरस. ठीक है, बड़ा दिल होना. तो बड़े दिल होने वाले जो हैं वो क्या शो करते हैं, ग्रैटिट्यूड. ठीक है, वेयर डिड द मदर गो आफ्टर डिवाइडिंग द राइस एंड वाई. ठीक है, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस हैं कि भाई मदर जो है उन बच्चों की, वो खाना बांटने के बाद कहाँ गई, मतलब 2 हिस्सों में करने के बाद कहाँ गई. तो देखो आंसर कहाँ से लिखोगे. ठीक है, जब मैंने उनसे पूछा, है ना, व्हेन शी केम बैक आई आस्क्ड हर वेयर डिड यू गो, शी गिव मी दिस सिंपल आंसर. तो कहाँ से लिखोगे आप, द मदर वेंट टू द नेबर्स who are also hungry, है ना. इस तरीके से आपको लिखना है. ठीक है, तो आप आंसर कैसे लिखोगे, देखो मैं आपको लिख के बताती हूँ यहाँ पर. ठीक है, पहले मार्क कर लो, जैसे कि 1 सेकेंड.
ठीक है, देखो यहाँ ये वाला होना था हमारा आंसर, 2 से लेके दे वर हंग्री तक। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला, अब यहाँ पे क्या बोला उसने, वेयर डिड द मदर गो आफ्टर डिवाइडिंग द राइस एंड वाई, तो वो कहाँ गई थी, टू। अब यहाँ तुम माई नहीं लिखोगे क्योंकि तुमसे सवाल हुआ है, लेकिन वो नेबर्स किसके थे, उस औरत के थे ना, जो मदर थी उसके थे, तो तुम क्या लिखोगे, टू हर नेबर्स। ठीक है, आप आंसर किस तरीके से लिखोगे, जब आंसर लिखोगे तो आप लिखोगे, यहाँ लिख देती हूँ मैं, चलो थर्ड का आंसर, टू हर नेबर। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है, वाई भी पूछा गया है, तो वाई, दे आर ऑल्सो हंग्री। ठीक है, दे आर ऑल्सो हंग्री, क्योंकि आपसे पूछा गया तो आप पहले क्यों का जवाब दोगे, तो आप क्या लगाते हो, क्योंकि, मतलब बिकॉज, और दे वर ऑल्सो हंग्री, या दे आर। ठीक है, जो टेंस है वही यूज करेंगे हम। ठीक है, बिकॉज दे आर ऑल्सो हंग्री, बस इतना ही पूछा गया है तो इतना ही लिखोगे। समझ आ गया किस तरीके से आंसर लिखना है आपको, है ना, क्योंकि आपसे पूछा गया है, वहाँ स्टोरी चल रही है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई वहाँ पे वो अपने नेबर की बात कर रही हैं, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे, उनके नेबर, उनके पड़ोसी। और क्योंकि वो क्या है, एक वुमन है, तो हम वुमन का जब भी वो यूज़ करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हर। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे हर लिखा है, टू her neighbor because they are also hungry। इस तरीके से आप लिखोगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द जेंटलमैन सरप्राइज्ड। ठीक है, चलो यहाँ पे तुम्हें क्लियर कर दिया कि हाँ भाई ये जो था एक जेंटलमैन के बारे में बात हुई है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने पर्सपेक्टिव से पढ़ रही थी। ठीक है, अगर यहाँ पे चलो कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जेंटलमैन सरप्राइज क्यों हुआ, तो देखो इसके आगे ही लिखा था, आई वॉज नॉट सरप्राइज बिकॉज पुअर पीपल आर जेनरस। ठीक है, मुझे इस बात पे कोई सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता है कि जो ऐसे गरीब लोग होते हैं वो काफ़ी बड़े दिल के होते हैं, बट आई वॉज सरप्राइज दैट शी न्यू दे वर हंग्री। तो तुम्हारा आंसर देखो, अब यहाँ पे क्योंकि आई लिखा है क्योंकि वो नरेट कर रहा है स्टोरी, तो आप क्या लिखोगे, पहले ही। ठीक है, आप आई की जगह क्या लिखोगे, ही वॉज सरप्राइज दैट शी न्यू दे वर हंग्री। और इस तरीके से आप अपना 4th आंसर पूरा यहाँ पर उतार दोगे। ठीक है, इतना ही पूछा गया है तो इतना ही टू द पॉइंट आंसर देना है, इसके आगे की रामकथा नहीं लिख देना। बस ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे वो खुद नरेट कर रहा था, बट जब तुमसे पूछा जाएगा तो तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, ये बात तो पता है ना। आप भाई किसी और के बारे में बात करोगे तो आप ही, शी, हर, हिज यही करके बात करोगे, तो आप आई नहीं लिख देना, ही लिखना, क्योंकि यहाँ पे मेल है, वो जो नरेटर है वो मेल है, जेंटलमैन बोला गया है, तो आप ही यूज़ करोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे लेडी या वुमन लिखा होता तो आप शी यूज़ करते, आई मत लिख देना, गलत हो जाएगा आंसर। क्लियर? देख लो एक बार। ठीक है, इस तरीके से आपको करने हैं। चलें आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका, fill in the blank with a suitable word from the passage. The faces of the children were। देखो अब मैंने जैसे कि तुम्हें बताया fill in the blanks में क्या होता है, as it is जो पैसेज में सेंटेंस होता है वो दे दिया जाता है, बस थोड़ी सी खाली जगह छोड़कर। चलो अब ये वाला सेंटेंस जो है हम वहाँ पर देखते हैं। तो ये सेंटेंस बच्चों के बारे में, और बच्चों के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, है ना। आई सॉ द फेसेस ऑफ दोज चिल्ड्रन डिसफिगर्ड बाय हंगर, देयर वाज नो सोरो और सैडनेस इन देयर फेस, जस्ट द डीप पेन ऑफ हंगर। और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फेसेस ऑफ द लिटिल चिल्ड्रन वर, ये रहा इसका आंसर, डिसफिगर्ड बाय हंगर। इसको पूरे को जो है हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, द फेसेस ऑफ द लिटिल चिल्ड्रन वर डिसफिगर्ड बाय हंगर। ठीक है, बस ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो मैच द फॉलोइंग पे आते हैं, ए और से बी को मिलाना है। ठीक है, एक्स्ट्रा भी दे दिए जाएंगे आपको क्या करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, आप क्या करना है, बिल्कुल ऑपोजिट, विपरीतार्थक। तो देखो सिंपल का मतलब क्या होता है, सिंपल का मतलब क्या होता है हिंदी में, सरल। तो सरल का उल्टा क्या हुआ, जो चीज़ काफ़ी टफ है, डिफिकल्ट है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड। तो इसको मैच करोगे कॉम्प्लिकेटेड से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे कि पहले हमने देखा था जेनरस,
को आप हेट्रेड से मिलाओगे, सेल्फिश से मिलाओगे? देखो पीछे एक क्वेश्चन था जिसमें यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए थे कि भाई वो जो औरत है वो क्या शो कर रही थी, ग्रेटिट्यूड या लव? तो मैंने देखो लव मार्क नहीं किया है ना, क्योंकि वहाँ कोई लव वाली चीज़ नहीं थी, प्यार वाली चीज़ नहीं थी, वो सिर्फ ग्रेटिट्यूड शो कर रही थी क्योंकि उनका दिल बड़ा था, जेनरस था। ठीक है, तो इसी तरीके से ध्यान रखना, जब आपको जेनरस का ऑपोजिट बोल दिया जाए, है ना, जब आपको जेनरस का ऑपोजिट दिया जाए तो आप क्या लिखोगे? सेल्फिश, ना कि हेट्रेड। हेट्रेड का ऑपोजिट तो क्या होना चाहिए? लव, है ना, प्यार और घृणा। जेनरस, बड़ा दिल। सेल्फिश, मतलबी, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। ठीक है, इस तरीके से आपको मैच करना है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए एक से ज़्यादा दे दिए जाएंगे एक तरफ वर्ड्स, बट आपको मतलब पता होना चाहिए पहले तो इन वर्ड्स का जो आपसे पूछे गए हैं। जब इनका मतलब पता होगा तभी आप आराम से इनके ऑपोजिट बता पाओगे। क्लियर? इस तरीके से आपको जो है पैसेजेस दे दिए जाते हैं। समझ आ गए? देख लो एक बार, फिर चलते हैं आगे। और चलो नेक्स्ट करें। एक और पैराग्राफ है, इसके बेसिस पे वही सेम क्वेश्चन एंड आंसर्स वाली चीज़ करनी है। तो पैराग्राफ पढ़ते हैं पहले। जॉन डाल्टन वॉज एन इंग्लिश केमिस्ट हुज एटमिक थियरी इज द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री। जॉन डाल्टन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। वो क्या थे? एक इंग्लिश केमिस्ट थे जिन्होंने एटमिक थियरी के बारे में बताया था। डाल्टन कुड नॉट डिस्टिंग्विश रेड फ्रॉम ग्रीन। डाल्टन जो है वो थोड़े कलर ब्लाइंड थे, वो रेड और ग्रीन में अंतर नहीं बता पाते थे। इन 1784 ही वॉज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब कलर ब्लाइंडनेस विच केम टू नॉन एज डाल्टनिज्म। और 1784 में यही वो इंसान है जिनकी वजह से हमें ये वर्ड पता चला आज कि भाई कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है ना। कलर ब्लाइंडनेस में बेसिकली होता है कि आप कलर्स के बीच में, मतलब सारे नहीं, कुछ कुछ पर्टिकुलर कलर्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में आप क्या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो कि भाई ये रेड है कि ग्रीन है। तो ये सबके साथ नहीं होता है ना, ज़्यादा मतलब ये कॉमन चीज़ नहीं है। और ये चीज़ हमें डाल्टन ने ही बताई थी और इसका नाम क्या दिया उन्होंने? डाल्टनिज्म। The word is still used in French, Spanish and Russian. डाल्टनिज्म वाला जो वर्ड है वो अभी भी फ्रेंच, स्पेनिश और रशियन लैंग्वेज में यूज होता है। हम इसको कलर ब्लाइंडनेस ही बोलते हैं, सिंपल। आफ्टर हिज डेथ द साइंटिस्ट फ्रॉम लंडन एंड कैम्ब्रिज एग्जामिन्ड DNA फ्रॉम फ्रेगमेंट्स ऑफ डाल्टन्स आईज प्रिजर्व्ड एट हिज रिक्वेस्ट बाय द मैनचेस्टर लिटरेरी एंड फिलोसफिकल सोसाइटी। ठीक है, आप क्या था, जब डाल्टन की डेथ हुई तो उससे पहले उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जब मेरी डेथ हो जाए, जब मैं मर जाऊँ, तो आप लोग क्या करना, मेरी जो आईज है उनके सैंपल निकालना लेंस वगैरह के, और उनको प्रिजर्व करके रखना, और फिर उन पे जो है और ऑब्जर्वेशंस करना और मतलब एक्सपेरिमेंट्स लगाना, उनको एग्जामाइन करना। एंड हैव शोन दैट ही lacked the gene for making green pigment in the retina। तो इस चीज़ से जब आई का जो भी सैंपल लिया और उसको ऑब्जर्व किया गया तो उसमें क्या मालूम चला कि भाई इनके जो है रेटिना में ग्रीन पिगमेंट की कमी है, उसी की वजह से वो ग्रीन और रेड के बीच क्या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे। Dalton, who lived from 1766 to 1844, gave instructions for his eyes to be examined after his death। और देखो डाल्टन ने खुद ही सारे इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि किस तरीके से आपको मेरी आईज के सैंपल जो है एग्जामिन करने हैं मेरे मरने के बाद। He had believed that the vitreous humor, the clear substance in the inner chamber of the eyes, must in his case be tinted blue so that it absorbed red light। ठीक है, आप देखो एक सब्सटेंस होता है हमारी आईज के अंदर ना, अंदर जो इनर चैम्बर है उसके अंदर, जिसको क्या बोला जाता है? विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, तो वो पहले से मतलब है ना, कहते हैं ना कि मतलब एक बंदा जो ऑलरेडी फ्यूचर देख रहा है और मरने के बाद भी उसकी बातें चल रही है, अभी भी उसकी डिस्कवरी चल रही है, उसने पहले ही इस चीज़ का अनुमान लगा लिया था कि जब तुम मेरी आईज़ एग्जामिन करोगे ना तो देखना, मैं श्योर हूँ कि तुम्हें क्या होगा, दिखेगा कि मेरी जो आईज़ का जो विट्रस ह्यूमर है वो थोड़ा सा ब्लू टिंट में है ना, जिसकी वजह से मैं जो है नहीं कर पाता और रेड लाइट जो है एब्जॉर्ब हो जाती है। एट द ऑटोप्सी नो सच ब्लू टिंट वॉज फाउंड। लेकिन जब उनकी ऑटोप्सी हुई, ऑटोप्सी होना मरने के बाद जो भी बॉडी को एग्जामिन किया जाता है जिस भी तरीके से, वो ऑटोप्सी रिपोर्ट कहलाती है, तो उसमें कोई भी ब्लू टिंट नहीं मिला।
But from Dalton's perception of how he perceived light, scientists have concluded that he must have lacked the pigment in the retina that is sensitive to red light. ठीक है, लेकिन जब उनका आगे जो भी हम उनका जो एग्जामिनेशन हुआ उससे ये ज़रूर पता चला, हमें ये चीज़ का पता चला कि लाइट कैसे एब्जॉर्ब होती है, और साइंटिस्ट ने उस बात का जो फाइनल कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला कि भाई इनकी जो रेटिना है उसमें कोई पिगमेंट है जिसकी कमी है, और वो क्या है, सेंसिटिव है रेड लाइट से। ठीक है, इस तरीके से उनके मरने के बाद भी काफ़ी उनका नाम चला और उनकी डिस्कवरी चलती रही। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया, अब तुम्हें क्या करना है, दोबारा पढ़ना है। ठीक है, सब हमें पता है डाल्टन कौन थे, डाल्टन के बारे में, डाल्टन क्या नहीं कर पाते थे, रेड और ग्रीन के बीच डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे। ठीक है, और उन्होंने इसी चीज़ को लेकर जो है बाद में बताया कि भाई ये कलर ब्लाइंडनेस कहलाती है, जिसको डाल्टनिज्म का नाम दिया गया। ठीक है, जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने जो है खुद ही बोला था कि जब मेरी डेथ हो जाए तो तुम्हें इस तरीके से पूरा, मतलब वो सब लिख के गए थे, प्रोसीजर वगैरह सब बता के गए थे कि क्या क्या करना है मेरी आई को एग्जामिन करने के लिए। वो उन लोगों ने किया, मैनचेस्टर लिटरेरी ने और जो भी लोग थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि भाई उन्होंने बोला कि मेरा ऐसा मानना है कि मेरा जो विट्रियस ह्यूमर है, आई के अंदर जो चेम्बर है, उसमें थोड़ा सा जो है वो ब्लू टिंटेड होगा, जो क्या कर रहा है, रेड लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए मुझे रेड और ग्रीन इतना पता नहीं चल रहा है। बट उनका ये परसेप्शन जो था वो गलत था, बट उससे साइंटिस्ट को दूसरी चीज़ें पता चली, और उन्होंने डाल्टन के आई की जो सैंपल था उसको क्या कंक्लूड किया उसके बारे में कि भाई उनकी जो आंखें हैं वो क्या कर रही हैं, कुछ एब्जॉर्ब करें लाइट, और सेंसिटिव है रेड लाइट से, और थोड़ा बहुत जो है पिगमेंट की कमी है उनकी आंखों में। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया पैसेज। इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखो। विच कलर्स कुड नॉट बी डिस्टिंग्विश बाय डाल्टन, डाल्टन कौन से कलर्स नहीं डिस्टिंग्विश कर पाते थे, डिफ्रेंशिएट कर पाते थे, तो हमने पहले ही देखा कि भाई वो रेड फ्रॉम ग्रीन नहीं बता पाते थे। तो सिंपल तुम्हें क्या करना है, रेड फ्रॉम ग्रीन पे टिक लगा देना है। व्हाट इंस्ट्रक्शंस डिड डाल्टन गिव रिगार्डिंग हिज आइज, उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे जब, है ना, अपनी आइज़ को लेकर, टू बी प्रिजर्व्ड एट होम, क्या उन्होंने ये बोला था कि भाई इनको जो है मेरी आंखों पे मतलब मेरे घर पे प्रिजर्व करके रख दो हमेशा के लिए, या फिर टू बी एग्जामिन्ड आफ्टर डेथ, या मेरे मरने के बाद इनको एग्जामिन करना, या टू बी चेक्ड इमीडिएटली कि हाथों हाथ जो है सैंपल मेरे चेक करो जब मैं जी रहा हूँ तभी, या टू बी कैप्ट इन म्यूजियम कि भाई म्यूजियम में जो है इसको रख दो। तो हमने देखा, क्या देखा हमने कि उन्होंने बोला था कि भाई डाल्टन्स आइज प्रिजर्व्ड एट हिज रिक्वेस्ट बाय द मैनचेस्टर लिटरेरी एंड फिलोसफिकल सोसाइटी एंड हैव शोन दैट लैक द जीन फॉर मेकिंग ग्रीन पिगमेंट इन द रेटाइना, है ना। तो उन्होंने मरने से पहले बोला था कि मेरे मरने के बाद जो है मेरी आइज़ के जो भी सैंपल्स हों उनको क्या करना है, एग्जामिन करना। तो हम सेकंड वाले पे टिक लगा देंगे, टू बी एग्जामिन्ड आफ्टर डेथ। विच लैंग्वेज स्टिल यूज द वर्ड डाल्टनिज्म, डाल्टनिज्म कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज करती हैं, सिंपल लिख दो। ठीक है, फ्रेंच, स्पेनिश, देखो फ्रेंड लैंग्वेज पूछा गया है तो फ्रांस मत लिख देना, लैंग्वेजेस ही पूछी गई हैं तो लैंग्वेजेस ही लिखोगे, फ्रेंच, स्पेनिश और रशियन। तो तुम सिंपल भी लिख सकते हो भाई फ्रेंच, स्पेनिश और रशियन, या फिर तुम पूरा यहाँ से भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, कोई तुम्हारे मार्क्स नहीं कटोगे। अगर सिर्फ तुम इतना सा भी लिखते हो तो भी तुम सही हो, टू द पॉइंट लिख रहे हो, और तुम थोड़ा सा इसको सेंटेंस में लिख रहे हो तो भी तुम सही हो, तो तुम्हें दोनों तरीके से मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। What did Dalton believe about his own blindness? डाल्टन का अपनी इस कलर ब्लाइंडनेस को लेकर क्या मानना था? तो देखो यहाँ पे पढ़ा हमने ये वाला, he had believed that the vitreous humor, the clear substance in the inner chamber of the eyes must in his case be tinted blue so that it absorb red light. ठीक है, absorbed red light। ये पूरा तुम एज इट इज यहाँ पर फोर्थ का आंसर लिख दोगे कि भाई डाल्टन का ये मानना था। समझ आ गया? ठीक है, इस तरीके से आप आंसर्स लिखते हो। पहले आपने पेंसिल से मार्क कर दिए और फिर जाके वहाँ लिख दो जब आपने देखा हाँ भाई यही है, इसके अलावा तो मुझे पैराग्राफ में और कुछ इसके रिलेटिव नहीं दिख रहा, बस तो सिंपल जाके आंसर्स लिख देना। समझ आ गया? क्लियर है ये? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। इसके फिल इन द ब्लैंक्स देखो। साइंटिस्ट कंक्लूडेड दैट ही डैश अ पिगमेंट इन हिज रेटिना। तो क्या था, उनके पिगमेंट की कमी थी रेटिना में। तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे, वर्ड लैग्ड, मैं यहाँ लिखती हूँ थोड़ा बड़ा, LACKED, कमी थी। ठीक है, तो लैग्ड, इस तरीके से आप फिल इन द ब्लैंक्स फिल करोगे। मैच द वर्ड इन द कॉलम ए विद देयर मीनिंग। अब देखो इस बार तुमसे मीनिंग पूछा गया है। डिस्क्राइब करने का मीनिंग क्या हुआ? डिस्क्राइब करना, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, और एग्जामिन करना, किसी चीज़ को चेक करना। ठीक है, इस तरीके से आप मार्क करोगे। समझ आ गया यहाँ पे? देख लो, फिर आगे चलते हैं, आगे और भी एग्जाम्पल्स हैं।
चले नेक्स्ट करें। नेक्स्ट पैसेज देखो, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस या कंप्लीट द सेंटेंस दैट फॉलो। तो ये देखो तुम्हारे एग्जाम में जो जिस तरीके से आएगा ना, 8 मार्क्स का भी आ सकता है अनसीन पैसेज, 5 मार्क्स के भी आते हैं। तो इस तरीके से तुम्हें पूछा जाएगा कि भाई नीचे जो पैसेज है उसको पढ़ो, फिर क्वेश्चंस को आंसर करो या कंप्लीट करो, जो भी सेंटेंस दिए मतलब फिल इन द ब्लैंक्स जो भी उनको कंप्लीट करो। ठीक है, तो यहाँ तुम्हें जो है पैराग्राफ दिया, देखो काफ़ी बड़े बड़े पैराग्राफ्स भी आते हैं। पैराग्राफ पढ़ते हैं पहले, फिर आगे इसकी बात करेंगे, इसकी क्वेश्चन एंड आंसर्स की। Sniffer dog Tucker uses his nose to help researchers find out why a killer whale population of the northwest coast of the United States is on the decline. ठीक है, the decline. ठीक है, तो यहाँ पे एक डॉग की बात हो रही है जो कैसा है, स्निफर डॉग टक्कर है, जिसने क्या किया, अपनी नोज़ को मतलब अपने सूंघने की ताकत को यूज़ करके रिसर्चर्स की मदद की ये पता करने में कि भाई एक जो किलर वेल है उसकी जो पॉपुलेशन है वो क्यों यूनाइटेड स्टेट के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट में कम हो रही है। ही सर्चेस फॉर वेल फीसेस फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। अब क्या हुआ था कि जो वेल्स हैं उनकी जो फीसेस जो उनकी पॉटी वगैरह होती है, जो उनका रेसिड्यूल होता है, उसको वो क्या करता है, उसने उसको स्निफ किया और जो वाटर के ऊपर तैर रही थी, विच आर देन कलेक्टेड फॉर एग्जामिनेशन, जिनको बाद में कलेक्ट कर लिया गया और फर्दर एग्जामिनेशन के लिए। ही इज़ वन ऑफ द एलीट टीम ऑफ डिटेक्शन डॉग्स यूज्ड बाय साइंटिस्ट स्टडीइंग अ नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्लूडिंग राइट वेल्स एंड किलर वेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि भाई ये जो डॉग है ना, ये एक एलाइट टीम मेंबर है, मतलब काफ़ी इसकी इम्पोर्टेंस है उस जो भी टीम है उसमें, और जो जिसने साइंटिस्ट को काफ़ी मदद की है वेल्स के बारे में जानने के लिए। कंजर्वेशन कैनाइन्स आर फास्ट बिकमिंग इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर बायोलॉजिस्ट अकॉर्डिंग टू Amy Hurt, Associate Director and Co-founder of Working Dogs for Conservation, based in Three Forks, Montana. ठीक है, कैनाइन्स तुम्हें पता है हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ये जो हमारे जो दांत होते हैं जो डॉग से रिजेंबल करते हैं ना, क्यों डॉग से रिजेंबल करते हैं, ऑब्वियसली इन्हें कैनाइन बोला जाता है। और कैनाइन जो है एक स्पीसीज है डॉग्स की ना, तो इनको बचाने के लिए जो है बात हुई है यहाँ पे। तो एमी हर्ट जो एसोसिएट डायरेक्टर और को-फाउंडर है वर्किंग डॉग्स फॉर कंजर्वेशन के, ठीक है, वो क्या बता रहे हैं कि भाई ये जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंडिस्पेंसेबल टूल्स बन गए हैं रिसर्चर्स के लिए। Over the last few years, though, so many new conservation dog projects have sprung up that Hurt can no longer keep track of them all. ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि भाई मतलब सालों से जो है क्या हो रहा है कि अब तो काफ़ी सारे कंजर्वेशन डॉग प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब डॉग्स को बचाने के लिए जो है प्रोजेक्ट्स लग गए हैं, इतने ज़्यादा हो गए कि एमी जो है अब उनके नंबर भी ध्यान नहीं रख पा रही, इतने सारे हो गए। हर ऑर्गेनाइजेशंस डॉग्स एंड देयर हैंडलर्स आर फुल्ली बुक टू असिस्ट फील्ड रिसर्च इनटू 2012। ठीक है, अब उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वाली, ये हर तरीके से जो है क्या करती है, रिसर्चर्स को मदद करने के लिए डॉग्स को ट्रेन करती है। डॉग्स हैव सच अ फिनोमिनल सेंस ऑफ स्मेल, एक्सप्लेन सैम वेसल। ये बात तो हमें भी पता है, जो सैम वेसल बता रहे हैं, जो क्या हैं, डायरेक्टर हैं कहाँ के, सेंटर फॉर कंजर्वेशन बायोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन इन सिएटल। वो क्या बता रहे हैं कि भाई डॉग्स के पास जो एक फिनोमिनल सेंस है, और ऑब्वियसली है, डॉग से बेटर कौन कोई चीज़ स्निफ कर सकता है या पता लगा सकता है। ही हैज़ वर्कड विथ स्कार्ड डिटेक्शन डॉग्स इन 1999. Scientists have been using conservation canines in their research since 1999. ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि भाई ये जो है काफ़ी बार काम भी कर चुके हैं लोगों के साथ, और साइंटिस्ट भी जो है इन डॉग्स के साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। These dogs have enabled them to non-invasively access vast amount of genetic and physiological information which is used to tackle conservation प्रॉब्लम्स अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, अब ये जो डॉग्स है ना, ये इनके अंदर मतलब इतना अच्छा, मतलब कहते हैं ना, जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट कर सकते हैं, इतना ज़्यादा एबिलिटी है इस चीज़ की कि ये काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं इस कंजर्वेशन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और कंजर्वेशन वाली प्रॉब्लम सिर्फ डॉग्स के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए भी है ना, जैसे वेल्स वगैरह जो चीज़ जो है एक्सटिंक्ट होने की उस पे कगार पे जा रही है, उनकी बात हो रही है। सच इन्फॉर्मेशन हैज़ प्रूव्ड वाइटल फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन डिस्टर्बेंसेज ऑन वाइल्ड लाइफ एज वेल एज द एक्शंस नीडेड टू मिटिगेट सच इम्पैक्ट्स। ठीक है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी ज़्यादा क्या प्रूव हुई है, वाइटल इंपॉर्टेंट प्रूव हुई है किस चीज़ में,
ये चीज़ें डिटरमाइन करने के लिए कि भाई ह्यूमन डिस्टर्बेंस का जो है क्या क्या अफेक्ट पड़ रहा है वाइल्ड लाइफ पे और उनके एक्शंस जो हैं वो क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं. The ideal detection dog is extremely energetic with an excessive play drive. These dogs will happily work all day long, motivated by the expectation of a ball game as a reward for simple सैम्पल डिटेक्शन. अब ये जो डॉग्स हैं ना, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, काफ़ी हेल्दी होते हैं, जो पूरा दिन हैप्पीली काम कर सकते हैं. बस इनको किस चीज़ का लालच देना होता है कि इनके साथ बाद में खेला जाएगा, जो वो फैच वाला गेम होता है ना, बॉल फैच करने वाला, तो ये उसी में खुश हो जाते हैं और यही इनको मोटिवेट करता है काम करने के लिए. The obsessive high energy personalities of detection dogs also make them difficult to maintain as pets. और क्योंकि इतने ज़्यादा ऑब्सेसिवली हाईली जो है एक्टिव होते हैं कि आप इनको जो है पैट नहीं कर पाते इजीली, काफ़ी डिफिकल्ट हैं ये, है ना, पालतू बनने के लिए. As a result, they frequently find themselves abandoned to animal shelters, facing euthanasia. The program rescues these dogs and offers them a satisfying career in conservation research. तो इन डॉग्स के साथ क्या होता है, क्योंकि ये इतनी इजीली पेट नहीं हो पाते हैं, तो ये बेचारे क्या होते हैं, अबैंडन कर दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, इधर स्ट्रीट डॉग्स की तरह घूम रहे होते हैं. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करती हैं, ऐसे डॉग्स को जो है कंजर्व करती हैं, मतलब बचाती हैं, और इनको इस तरीके से रिसर्चर्स की हेल्प करने के लिए ट्रेन करती हैं. तो यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से आपका डॉग्स को लेकर जो है वो पैराग्राफ था. ठीक है, आपने एक और बार पढ़ना है. आज इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखते हैं. देखो ये बोर्ड 2014 का आया हुआ है, ठीक है, और सेट भी बताया हुआ तुम्हें कि किस सेट में आया है. अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट there are a few dash detection dogs like Tucker. According to the text, there are a few. क्या हमने कहाँ पढ़ा ये वाली चीज़, है ना, कहाँ पढ़ा हमने कि भाई टकर जैसे और भी डॉग्स हैं, ठीक है, तो वो हमने कहाँ पढ़ा. So many new conservation dog projects have sprung on. Our organization's dogs and their handlers are fully booked to असिस्ट फील्ड रिसर्चर्स. और उसके अलावा हमने एक और बात कहाँ पढ़ी थी कि भाई जो हमारा जो डायरेक्टर है वो जो है, जो हमारे सैम वेजर हैं, वो काम कर चुके हैं इनके साथ काफ़ी लंबे टाइम से. तो कहाँ पे हमने पढ़ा कि भाई उसके जैसे और भी जो हैं डॉग्स हैं जो साइंटिस्ट यूज़ कर रहे हैं, है ना. तो यहाँ तुम्हें क्या बोला गया था, टकर. अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट देयर आर अ फ्यू डिटेक्शन डॉग्स लाइक टकर. क्या चीज़, क्या डिटेक्ट करने वाले, सैंपल डिटेक्शन. ठीक है, हमने क्या पढ़ा, सैंपल का डिटेक्ट करने का पढ़ा था, तो सैंपल डिटेक्शन. ठीक है. टकर स्निफ्स फॉर व्हेल. क्या क्या चीज़ को सर्च कर रहा था वो, व्हेल की क्या चीज़ को सर्च कर रहा था, ही सर्चेस फॉर व्हेल फीसेस. ठीक है, क्या सर्च कर रहा था, व्हेल की जो पॉटी वगैरह होती है वो, तो फीसेस. ठीक है, एक सेकेंड में मिटा के लिख देती हूँ. ठीक है, क्या सर्च कर रहा था वो, फीसेस. पता नहीं पेन क्यों नहीं चल रहा आज ढंग से. ठीक है, फेसेस ऐसे लिख देती हूँ मैं, समझ जाओ. द डॉग्स आर स्पेशल बिकॉज दे असिस्ट इन रिसर्च विदाउट. डॉग्स स्पेशल हैं क्योंकि वो रिसर्च में किस चीज़ के बिना फिर भी असिस्ट करते थे. ये हमने कहाँ पढ़ा था, यहाँ देखो. The ideal detection dog is extremely energetic with an excessive play drive. These dogs will happily work all day long, motivated by the expectation of ball game as a reward for sample detection. ठीक है, हमने ये लाइन पढ़ी थी और तुमसे पूछा क्या गया है वो भी देख लो. तुमसे पूछा गया है कि जो डॉग्स हैं ये स्पेशल क्यों हैं, बिकॉज ये किस चीज़ में असिस्ट कर रहे हैं, रिसर्च में, विदाउट. क्या होगा बताओ मुझे, दोबारा पढ़ो, तुम दोगे मुझे इसका आंसर. ठीक है, दोबारा पढ़ो, कहाँ हो सकता है इसका आंसर. क्या यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है इसका आंसर,
नहीं, जो मैंने पहले बताया था वो वाला पैराग्राफ दोबारा पढ़ो, ठीक है। ढूंढो किस चीज़ के बिना। दीज डॉग्स हैव इनेबल्ड दैम टू नॉन इन्वेंसिवली एक्सेस वास्ट अमाउंट ऑफ जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इनेबल्ड दैम टू नॉन इन्वेंसिवली एक्सेस वास्ट अमाउंट ऑफ जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इसका आंसर कहाँ होगा, मुझे जल्दी से बताओ, कहाँ होगा? नॉन इन्वेजिवली लिखा है यहाँ पर, ध्यान देना, नॉन इन्वेजिवली, और वहाँ पे क्या लिखा है? विदाउट। तो विदाउट और नॉन दोनों का मतलब क्या हुआ? बिना उस चीज़ के, है ना। इतना समझ आता है ना क्यों मैं तुम्हें यहाँ पे जोर दे रही हूँ? यहाँ पे तुम्हें वर्ड्स पकड़ने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ तुम्हें लिखा है नॉन इन्वेजिवली, और विदाउट का मतलब और नॉन का मतलब सेम ही होता है कि बिना उस चीज़ के। तो तुम्हें आंसर क्या लिखना है? सिर्फ इन्वेजिवली, ठीक है। दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। इन्वेजिवली या इन्वेजिव, विदाउट इन्वेजिव, ठीक है। और तुम यहाँ चाहो तो फीसिस फ्लोटिंग ऑन दी वाटर पूरा लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द आइडल डिटेक्शन डॉग। एक आइडल डिटेक्शन डॉग क्या है वो बताना है। देखो ये तो सिंपल लिखा हुआ है तुम्हारे पास। द आइडल डिटेक्शन डॉग इज एक्सट्रीमली जेनेटिक विद एन एक्सेसिव प्ले ड्राइव। यहाँ से पूरा उठा के एज इट इज़ वहाँ डाल दो, एक्सट्रीमली जेनेटिक विद एन एक्सेसिव प्ले ड्राइव। ये पूरा तुम्हारा कहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तुम पूरा लिखोगे इज एक्सट्रीमली, क्या था? एक्सट्रीमली एनर्जेटिक विद हाई प्ले ड्राइव, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। द डॉग्स एक्सपेक्ट डैश एज अ रिवॉर्ड ऑफ देयर हार्ड वर्क। वो चीज़ क्या, वो लोग जो डॉग्स हैं वो क्या एक्सेप्ट करते थे बाद में कि उन्हें क्या मिलना चाहिए? एक बॉल गेम का रिवॉर्ड, है ना, जो गेम खेलने का रिवॉर्ड। तो बॉल गेम, बस इतना लिखना है तुम्हें। डैश ऑफ दीज डॉग्स मेक इट डिफिकल्ट टू कीप देम एज पेट्स, ठीक है। कौन से, किस तरीके के डॉग्स? किस तरीके के डॉग्स जो होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, और किस वजह से डिफिकल्ट होते हैं? तो द ऑब्सेसिव हाई एनर्जी पर्सनैलिटीज ऑफ डिटेक्शन डॉग्स ऑल्सो मेक देम डिफिकल्ट टू मेंटेन एज पेट्स, ठीक है। तो क्या चीज़? इनकी जो ऑब्सेसिव हाई एनर्जी पर्सनैलिटी है वो चीज़। तो यहाँ पे तुमने क्या लिखना है? द ऑब्सेसिव हाई एनर्जी पर्सनैलिटीज ऑफ दीज डॉग्स, ठीक है। इस तरीके से लिखोगे। दीज डॉग्स फाइंड करियर इन, ये कहाँ पे इनका करियर होता है? कहाँ पे जो बेचारे इनको ऐसे अबंडन कर दिया जाता है वो अपना करियर कहाँ पाते हैं? वेट अ सेकेंड। द प्रोग्राम रेस्क्यूज दीज डॉग्स एंड ऑफर देम अ सेटिस्फाइंग करियर इन कंजर्वेशन रिसर्च। तो तुम्हें आंसर क्या डालना है? कंजर्वेशन रिसर्च, ठीक है। करियर इन कंजर्वेशन रिसर्च, ठीक है। इस तरीके से लिखोगे। द वर्ड यूथानेसिया मीन्स, देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत नॉलेज की भी ज़रूरत है, ठीक है। यूथानेसिया क्या होता है? पेनलेस किलिंग, ठीक है, पेनलेस किलिंग, ठीक है। क्या होता है? पेनलेस किलिंग, मतलब इन डॉग्स को क्या करा जाता है? मोस्टली ऐसे मार दिया जाता है, ठीक है। समझ आ गया? इस तरीके से आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ये देखो 2014 में आया हुआ है, तो ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे चले। चलो एक लास्ट और है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम हमारी क्लास को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। These days, it is not unusual to see people listening to music or using their electronic gadgets while crossing busy roads or traveling on public transports. अब जो टाइम आया है उसमें ये बात बहुत कॉमन है कि हम जिसको देख रहे हैं वो गाने सुन रहा है, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ कर रहा है, मोबाइल यूज़ कर रहा है हर जगह, चाहे वो किसी ट्रेन में हो, चाहे वो गाड़ी पे हो, चाहे वो कार में हो।
रिगार्डलेस ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व, अब ये लोग जो है ट्रैवलिंग करते टाइम भी यूज़ कर लेते हैं, कोई पैदल चल रहा है वो भी यूज़ कर रहा है, उसे ध्यान ही नहीं है, क्या पता कोई गाड़ी उसको ठोक कर चले जाए। आई हैव ऑफ्टन वंडर्ड वाई दे टेक सच रिस्क, ठीक है, मैं हमेशा सोचता हूँ या सोचती हूँ कि वो ऐसे रिस्क क्यों लेते हैं। इज इट बिकॉज दे वॉन्ट टू एक्सक्यूड अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, और इट इज़ दैट दे वॉन्ट टू टेल द वर्ल्ड टू स्टॉप बॉदरिंग दैम, ठीक है। अब ये चीज़ जो है वो ऐसे रिस्क क्यों लेते हैं, क्या वो ये रिस्क इसलिए लेते हैं कि वो ये दिखा सकते हैं कि हम भाई बहुत इंडिपेंडेंट है, हम जो है खुद कर सकते हैं, या वो ये शो करते हैं, यहाँ पे सार्काज्म वाले वे में बोला गया कि वो ये शो करते हैं कि भाई तुम्हें जो है हमारे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इज इट दैट दे जस्ट वॉन्ट टू शो हाउ कूल दे आर, या फिर वो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हम तो देखो कितने कूल हैं, हमारे हाथ में कितने स्मार्ट गैजेट्स हैं एंड ऑल दैट, है ना। Whether it is a workman or an executive, earphones have become an inseparable part of our lives, sometimes even leading to tragicomic situations, ठीक है। अब चाहे कोई वर्कमैन हो, कोई एग्जीक्यूटिव हो, कोई भी हो, कोई कुछ भी हो, मतलब है ना, अनएम्प्लॉयड ही क्यों ना कोई पर्सन हो, ईयरफोन्स उसके कान में लगे रहते हैं 24 घंटे और उसको कुछ होश ही नहीं रहता, और इससे क्या होते हैं काफ़ी ट्रेजिकोमिक सिचुएशंस भी हो जाती हैं, कभी काफ़ी बड़े सारे एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। द अदर डे एन इलेक्ट्रिशियन हैड कम टू आवर हाउस टू फिक्स समथिंग, अब एक दिन की बात है कि भाई एक जो है लाइट वाला इलेक्ट्रिशियन जो है हमारे घर आया था कुछ ठीक करने। वी टोल्ड हिम इन डिटेल व्हाट नीडेड टू बी डन, उसको हमने बिल्कुल पूरा डिटेल में सब बता दिया था कि भाई आपको क्या करना है। बट आफ्टर ही लेफ्ट आई फाउंड दैट द मैन हैड डन ऑलमोस्ट नथिंग, लेकिन जब वो गया तो मैंने देखा भाई ये तो कुछ भी नहीं करके गया, ये तो पैसे ले गया और काम भी नहीं करके गया। इट लेटर टर्न्ड आउट दैट ही कुड नॉट हियर आवर डायरेक्शंस क्लियरली because he had an earphone on, उसके बाद जब मैंने उससे बात की तो मुझे पता चला कि उसने ढंग से सुना ही नहीं था क्योंकि उसके कानों में तो ईयरफोन्स लगे हुए थे। Hundreds of such earphones addicts commute by the Delhi metro every day. While one should not begrudge anyone their moments of privacy or their love for music, the fact is iPod Oblivion can sometimes be very dangerous, ठीक है। अब इतने सारे लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि भाई लगाए हुए ईयरफोन, उनको कुछ पता ही नहीं है कितने एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, मेट्रो स्टेशन पे भी कितने एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे भाई ऐसा नहीं है कि भाई हाँ आपको प्राइवेसी चाहिए, आप म्यूज़िक सुनो, अगर आप किसी से बात कर रहे हो वो भी ठीक है, बट ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, डेंजरस भी साबित हो जाती हैं। Recently, I was traveling with my wife on the Delhi metro. Since the train was approaching the last station, there weren't too many passengers. ठीक है, आप अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि मैं अपनी वाइफ के साथ मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था और जो है इतने ज़्यादा वहाँ पर पैसेंजर्स वगैरह भी नहीं थे। तो in our compartment, other than us, there were only 2 women sitting on the other side of the aisle. ठीक है, अब हमारा जो अपार्टमेंट था उसमें बस सामने वाली जगह पर 2 लेडीज़ बैठी हुई थी। एंड देन सडनली आई स्पॉटेड अ डफल बैग, और फिर मैंने सडनली क्या देखा, वहाँ पर एक डफल बैग रखा हुआ था, वो पता नहीं किसका था। द बॉम्ब स्केयर लास्टेड फॉर सेवरल मिनट्स, और हमको लगा कि भाई जैसे इस बैग में शायद किसी ने बॉम्ब वॉम्ब रखा है, कुछ पता ही नहीं था किसका बैग है। देन सडनली अ यूथ इमर्ज्ड फ्रॉम नोवेयर एंड पिक्ड अप द बैग, और सडनली एक जवान सा लड़का आया और उसने वो बैग उठा लिया। देन ही टुक ऑफ हिज ईयर पीसेज, लिफ्टेड द बैग एंड टोल्ड अस दैट द बैग बिलोंग टू हिम एंड दैट ही वॉज गोइंग टू गेट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टेशन। फिर सडनली उसने क्या किया, ईयरफोन्स निकाले अपने कान से, और उसने हमें बताया कि ये जो बैग है मेरा, और मुझे जो है इससे पहले वाले स्टेशन पे उतरना था। We were stunned but recovered in time to ask him where he was all this while. His answer, he was in the compartment leaning against the door, totally immersed in the music. ठीक है, अब उसने क्या, हमने उससे पूछा कि भाई तो तुम कहाँ थे, अगर तुम्हें नेक्स्ट स्टेशन पे उतरना है, तो उसने जो है हमें सीधा सीधा बस एक जवाब दिया कि भाई मैं तो जो है वहाँ डोर जो होता है ट्रेन का उसके वहाँ पर खड़ा था। He had no clue about what was going around him, और वो इतना ज़्यादा म्यूज़िक सुनने में बिजी था कि उसको पता ही नहीं कि उसके आसपास क्या हो रहा है। When he got off, earplugs in his hand, we could hear strains of the music. अब जब वो उतरा तो उसके हाथ में उसके ईयरफोन्स थे और उसमें से भी हमें म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मतलब वो इतना हाई वॉल्यूम में म्यूज़िक सुन रहा था। अब इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देख लो। What reason does the author offer for the people taking risk? ठीक है, अब ऑथर ने भाई क्या क्या रीज़न दिए कि भाई ये जो लोग हैं ये रिस्क क्यों लेते हैं। तो सिंपल तुम्हें क्या करना है, वापस जाओ पीछे, है ना, और हमने यहाँ पढ़ा था अभी कि भाई आई हैव ऑफन वंडर्ड वाई दे
टेक सच रिस्क, वो सारे रिस्क तुम्हें यहाँ से शुरू करने, मार्क करो 1। पहला है इज इट बिकॉज दे वॉन्ट टू एक्सक्यूट अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकेंड वाला ये हो गया इज इट दैट दे वॉन्ट टू टेल द वर्ल्ड टू स्टॉप बॉदरिंग देम, और इज इट दैट दे जस्ट वॉन्ट टू शो हाउ कूल दे आर। ठीक है, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स को तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर 1 2 3 करके लिख देना है, सिंपल, काम खत्म। वहीं से कॉपी करा और यहाँ लिख दिया। Why didn't the electrician carry out the work properly? अब जो इलेक्ट्रिशियन उनके घर आया था उसने जो काम है वो ढंग से क्यों नहीं किया, वो तुम्हें बताना है। तो उसका क्या क्या बताओगे तुम? He did not hear the instructions carefully and so did not done the work properly, है ना, did not do the work properly। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने क्या लिखना है, मैं लिखवा देती हूँ तुम्हें सेकंड का आंसर। He did not listen carefully। ठीक है, he did not listen carefully, है ना, और उसने क्यों नहीं सुना, क्यों, बिकॉज क्या था उसके कानों में, ईयरफोन्स थे, है ना। देखो कहाँ लिखा है, पहले इसको ढूंढो, कहाँ लिखा था इसका आंसर, यहाँ पे था an electrician had come to our house to fix something, we told him in detail what needed to be done, but after he left I found the man had done almost nothing. It later turned out that he could not hear our directions clearly because he had an earphone on। ठीक है, तो तुम वहाँ से नहीं तो यहाँ से लिख दो पूरा आंसर, इसको मार्क करो। ठीक है, ये सेकंड था तुम्हारा, he could not hear them there। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे हमसे सवाल पूछा गया और बात उनकी हो रही है, तो आर का क्या लिखोगे, there, है ना। he could not hear their directions clearly because he had an earphone on। इस तरीके से तुम लिख दो। ठीक है, सिंपल, यहाँ से वहाँ तुम कॉपी कर दो। Why were the people in the metro doubtful about the bag? अब जो लोग मेट्रो के अंदर बैठे थे, है ना, जो हमारा नरेटर है वो, उसकी वाइफ और जो 2 औरतें वहाँ बैठी थी, उन लोगों को बैग को लेकर डाउट क्यों हो रहा था, बिकॉज nobody came forward to take the bag so they doubted it to be a bomb scare। ठीक है, इसका आंसर यहाँ लिख लो। Nobody came forward nobody came forward to take the bag ठीक है, कोई भी जो है नहीं आ रहा था, है ना, बैग उठाने के लिए, तो सो दे डाउटेड इट टू बी अ बॉम्ब स्केयर। ठीक है, पहले आप कॉमा लगाओगे, सो दे doubted it to be a bomb scare, कि भाई इस बैग में कोई बॉम्ब वॉम्ब तो नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। वाई वर द पैसेंजर्स स्टन्ड, जो सारे पैसेंजर्स थे उस ट्रेन में, वो सारे क्या हो गए, एकदम शॉक क्यों हो गए, तो वो क्यों शॉक हो गए थे, एट दी केयरलेसनेस, केयरलेसनेस और उसका बिहेवियर भी है ना, एंड क्या, एंड बिहेवियर ऑफ द यंग बॉय, उसकी लापरवाही, और उसने जो मतलब कैजुअली आके बस बता दिया, है ना, उसका जो बिहेवियर था वो ऑफ द यंग बॉय। तो इस तरीके से देखो, आपको लिखने भी आने चाहिए आंसर्स, हर बार कॉपी पेस्ट काम नहीं करता है। एक्सप्लेन द टर्म ईयरफोन एडिक्ट्स। ठीक है, अगर आपको ये टर्म को एक्सप्लेन करना हो, ईयरफोन एडिक्ट्स क्या है, तो आप उसको क्या बता सकते हो कि भाई ऐसे लोग जो हमेशा अपने कानों में ईयरफोन्स लगाए रखते हैं। तो पर्सन्स हु ऑलवेज, या पीपल हु, एक सेकेंड, ऑलवेज वियर्स, ठीक है, पीपल हु ऑलवेज वियर ईयरफोन्स
एंड पीपल हु ऑलवेज वियर ईयरफोन्स, वो ऐसे लोग जो हमेशा ईयरफोन्स लगा कर रखते हैं, एंड कीप लिसनिंग टू म्यूजिक, और जो हमेशा क्या कर रहे होते हैं, गाना सुन रहे होते हैं या उसमें कुछ ना कुछ सुन रहे होते हैं, जो उनको आसपास के लोगों की कोई आवाज़ ही नहीं आ रही होती है। लिसनिंग समझ आ रहा है? दोबारा लिख देती हूँ, चलो। ठीक है, कीप लिसनिंग म्यूजिक, जो हमेशा ईयरफोन्स लगा कर रखते हैं और हमेशा गाने सुनते रहते हैं, ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? ईयरफोन एडिक्ट कहलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखना है आपको। जो मैंने मार्क करा दिया वो वहाँ से लिख लेना, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ से लिख लेना। ठीक है, ईजी है, वन लाइन के आंसर्स हैं, बहुत ईजीली याद हो जाते हैं। इसमें भी पार्ट भी है, देखो ये जो है, ये क्वेश्चंस जो है 2012 में आए हुए हैं बोर्ड में। ठीक है, और ये सेट में भी बताए हुए आए हुए हैं। इन स्पाइट ऑफ, यहाँ तुम्हें क्या करना है? फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैराग्राफ इंडिकेटेड विच आर सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, वन वर्ड आंसर्स जो होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं कि आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई इस वर्ड का सिमिलर मीनिंग्स इस पूरे पैसेज में क्या था। तो देखो, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ इस चीज़ के बजाय, है ना, इस चीज़ के बावजूद, तो इसको आप क्या बोल सकते हो? इसको रिगार्डलेस। ठीक है, रिगार्डलेस, देखो यहाँ लिखा है। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व, है ना भाई, उनको ये भी पता है कि भाई हाँ रिस्क हैं, सब जानते हैं, फिर भी, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ भी आ सकता था, इन स्पाइट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व या रिगार्डलेस ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व, दोनों सेम ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है आपसे? नेक्स्ट किसका पूछा गया है? एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड, कोई चीज़ एब्जॉर्ब करना। देखो पैराग्राफ 4 में है ये, इसके आगे पैरा भी मेंशन है। तो पैराग्राफ 4 का है, देखो तुम्हारा 1 2 लास्ट वाले में। ठीक है, देखो यहाँ पर होना चाहिए। Suddenly the bomb, then he took off earpieces, lifted back, told us. We were stunned but recovered in time to ask him where he was all while. He answered he was in the compartment leaning against the door, totally immersed in the म्यूज़िक, है ना, कि वो पूरा उसमें जो है डूबा हुआ था एक तरीके से ना, पूरा उस चीज़ में वो एब्जॉर्ब हुआ था। तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर? इमर्स्ड। ठीक है, लास्ट वाला देखो, पिक्ड। पैराग्राफ 3 में पिक्ड वाले वर्ड से आपको क्या मिल रहा है ना? पिक्ड, उठाना। देखो यहाँ पे जो बैग वाली बात हुई थी वहीं पे होना चाहिए इसका आंसर भी। Then suddenly a young youth emerged from nowhere and picked up the bag, है ना, picked up the bag। ठीक है, पिक अप करना, और देखो पिक्ड अप और लिफ्ट करना, देखो दोनों चीज़ें किसके लिए लिखी गई है? बैग के लिए। और क्या लिखी गई है? उठाना, है ना, वो आके उसने बैग उठाया, और वही कि भाई वो जब लास्ट में गया तो उसने बैग उठाया और वो चले गया। तो पिक्ड का यहाँ पे क्या देना है तुम्हें? लिफ्टेड। ठीक है, और देखो यहाँ पे वही टेंस यूज़ हुआ है जो यहाँ पे पूछा गया है ना। यहाँ पे देखो तुमसे दोनों में देखो पास्ट टेंस है, तो वहाँ पास्ट टेंस में ही लिखना है आंसर। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हमारा जो ये वाला जो लेक्चर है वो फिनिश होता है। और आई होप अनसीन पैसेजेस अच्छे से समझ आ गए होंगे, किस तरीके से आंसर करना है, किस तरीके से पैसेजेस पढ़ने। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।